गुड मॉर्निंग। नया टॉपिक आपके लिए मनी मार्केट। मनी मार्केट आपके कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉ या सिक्योरिटी लॉ से कैपिटल मार्केट का ये पार्ट है। हमने याद करो मनी मार्केट, आप याद करो फर्स्ट चैप्टर से हम एक वर्ड पढ़ते आ रहे हैं फाइनेंशियल सिस्टम, और फाइनेंशियल सिस्टम के फिर हमने पार्ट पढ़े थे। सबसे पहला कंपोनेंट आ जाता है फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स में बता दो भाई फटाफट क्या क्या था। मनी मार्केट, यस, एंड सेकेंड कैपिटल मार्केट। ये दो पार्ट थे हमारे मार्केट के। दोनों में डिफरेंस भी बता दो। शॉर्ट टर्म मींस मैच्योरिटी का क्या, डेट, ये पार्ट था इसका, ये फीचर था। और कैपिटल को क्या समझा था आपने, लॉन्ग टर्म फंड्स, और यहां पर डेट भी प्लस इक्विटी भी, ये दोनों थे। याद आया जी फाइनेंशियल सिस्टम का पहला कंपोनेंट। अब हम बात कर रहे हैं मनी मार्केट शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स की, और हमने ये समझा था कि फाइनेंशियल मार्केट्स में डीलिंग किस चीज़ की हो रही है, एक्सचेंज क्या हो रहा है, मनी वर्सेस मनी, पैसा दिया जा रहा है और पैसा ही आ रहा है। नॉर्मली हम कमोडिटी मार्केट्स में जाते हैं तो हमने पैसा दिया तो गुड्स खरीदी, सर्विसेज ली, बट जब हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं तो जो यहाँ इन्वेस्टर्स अपने फंड्स लेकर आ रहे हैं और जो यूज़र आ रहा है, वो दोनों में एक्सचेंज फंड्स ही हो रहे हैं। और ये मार्केट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। सपोज एक मिस्टर ए हैं, उनके पास फंड्स पड़े हैं, सेविंग्स हैं उनकी। अगर उनको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो शॉर्ट टर्म मतलब अप टू 1 ईयर। अगर इनको फंड्स रिक्वायरमेंट वापस 1 ईयर में पड़ने वाली है तो ये कौन सी मार्केट जाएंगे, मनी मार्केट। और अगर लॉन्ग टर्म की ज़रूरत है तो ये कैपिटल मार्केट चले जाएंगे। तो दो प्लेटफॉर्म हमें फाइनेंशियल सिस्टम या हमारी इकॉनमी प्रोवाइड करती है, जिसमें हम अपनी सेविंग्स को पार्क कर सकते हैं, और ये यूज़र भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से आएगा। उसको लॉन्ग टर्म फंड्स चाहिए तो यहाँ जाएगा, शॉर्ट टर्म फंड्स चाहिए तो यहाँ। यूज़र का मतलब हमने कौन समझा था, जिसको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, कोई बिजनेस हाउस, बिजनेस एंटिटी जिसको फंड्स चाहिए। तो ये दोनों मार्केट फंड्स के एक्सचेंज का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है। तो कैपिटल मार्केट में तो आपने पढ़ा होगा, जब लॉन्ग टर्म फंड्स हम बात करते थे तो एक पार्ट आता था डेट मार्केट और दूसरा आता था सिक्योरिटीज़ मार्केट। सिक्योरिटीज़ मार्केट के फिर आपने दो पार्ट किए थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह सेकेंडरी मार्केट का पार्ट है, आईपीओ वगैरह प्राइमरी मार्केट का पार्ट है। तो ये तो आपका पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स ही इसी के आसपास घूम रहा है। आपके सब्जेक्ट का नाम ही यही है, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज़ लॉ या सिक्योरिटीज़ लॉ एंड कैपिटल मार्केट। बट मनी मार्केट सिर्फ एक चैप्टर डाला गया है, ये दो चैप्टर मतलब एक ही चैप्टर में समराइज कर दिया गया है, और न्यू सिलेबस में तो इसके बारे में बात भी नहीं की गई। तो ये चैप्टर मेनली फॉर ओल्ड सिलेबस के लिए है, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ, ओल्ड सिलेबस के लिए ये इन लोगों ने पढ़ना है। तो आओ जी एक बार सिर्फ मैं अब मनी मार्केट की बात करूंगा। मनी मार्केट हमने बात की यहां पर शॉर्ट टर्म फंड्स, जिसकी मैच्योरिटी 1 डे से लेकर 365 डेज तक के इंस्ट्रूमेंट्स डील होते हैं। क्योंकि हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की डीलिंग करेंगे स्टॉक मार्केट में, मनी मार्केट में, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं ये दो तरह के हैं। गवर्नमेंट ने इशू किए, इशूड बाय गवर्नमेंट, या नॉन गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जब भी इशू करती है
तो उसका इशूअर हो जाता है आरबीआई। और ओवरऑल नॉन गवर्नमेंट का भी रेगुलेटर जो है इस मार्केट को रेगुलेट करने के लिए जो आ रहा है वो यहाँ पर भी आरबीआई आ जाता है। अब शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते होंगे ये अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे गवर्नमेंट का आपने सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट सुना टी बिल्स, ये गवर्नमेंट इशू करती है शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी से, जिनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। और नॉन गवर्नमेंट में आ जाती हैं जो बैंक्स इशू कर रहे हैं, बॉडी कॉर्पोरेट्स इशू कर रही हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू कर रहे हैं, जिसमें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक नाम आएगा आगे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसकी मैच्योरिटी ये 1 ईयर तक ही होती है और ये बैंक्स इशू करते हैं। फिर वर्ड आएगा कमर्शियल पेपर, ये बॉडी कॉर्पोरेट्स कंपनियां इशू करती हैं, और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। मैं इनको आगे बार बार सीडी और आगे इनको हम शॉर्ट की सीपी लेकर चलेंगे। तो ये हमें समझ आया कि जिस पर्सन को शॉर्ट टर्म फंड इन्वेस्ट करने हैं, जिसको 1 ईयर के अंदर ज़रूरत पड़ जाने वाली है, तो वो उनका ऑलवेज नेचर किस चीज़ का होगा, डेट इंस्ट्रूमेंट होंगे। और ये शॉर्ट टर्म फंड जो लेने आ रहा है वो भी कौन है, यूज़र, जिसको शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो क्लियर हुआ जी, हम जो ये पढ़ने वाले हैं इस मार्केट का मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिया आपको, फर्दर आगे हम इसको ओपन करते जाएंगे। ये नोट करना है तो आप नोट करो फटाफट। हो गया जी, चलो आगे आओ। अब देखो इस मार्केट का फ़ायदा क्या है। सबसे पहले हमें इसका बेनिफिट समझने हैं कि ये मार्केट हमें क्या बेनिफिट दे रही हैं। जैसे मैंने पीछे भी डिस्कस किया कि मनी मार्केट हमें शॉर्ट टर्म फंड्स दे रही है कि मुझे 2 महीने 4 महीने 6 मंथ बाद फंड्स की ज़रूरत पड़ जाने वाली है, तो मैं अगर कैपिटल मार्केट जाऊं तो वहां पर मेरे को मैच्योरिटी पीरियड लॉन्ग मिलेगा। तो इसके लिए मुझे ये मार्केट शॉर्ट टर्म प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है। अब शॉर्ट टर्म में ऑलवेज डेट ही हो सकता है, इक्विटी तो नहीं हो सकती। देखो अब इन दोनों मार्केट्स में क्या डिफरेंस है। मनी मार्केट का रेगुलेटर आरबीआई है और कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर सेबी है। तो हमें अभी क्या पढ़ने वाले हैं हम, आरबीआई जो इसको कंट्रोल कर रहा है, चाहे वो बॉडी कॉर्पोरेट इशू करे, चाहे वो कोई बैंक सिक्योरिटीज इशू करे, सब आरबीआई नॉर्म्स के अंडर आएंगे यहाँ पर। एक आप ये भी नोट करोगे, सबसे ज़्यादा मैं कैपिटल मार्केट को क्यों लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आ जाता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो इसको डिफरेंस को डिफरेंशिएट, इसको समझने के लिए सबसे पहले देखना, मनी मार्केट में ये 2-3 चीज़ें तो हम पढ़ाए, गवर्नमेंट बैंक्स और इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो कैपिटल मार्केट क्या हो गई उसका उल्टा, लॉन्ग टर्म मार्केट। मैच्योरिटी यहाँ पर क्या हो गई, 1 ईयर से 1 ईयर अबव। डेट की जगह यहाँ क्या ऐड हो गया साथ में, इक्विटी। आरबीआई की जगह कौन आ गया, सेबी। पार्टिसिपेंट मतलब यहाँ पर फंड्स रेजिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए कौन आ रहा है, गवर्नमेंट सबसे बड़ा बोरर है। टी बिल जब गवर्नमेंट इशू करती है तो वो क्या रेज करती है,
पब्लिक से पैसा लेती है, बैंक पैसा ले रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फंड रेजिंग कर रहे हैं। और कैपिटल मार्केट में सबसे ज़्यादा कंपनियां आती हैं, बॉडी कॉर्पोरेट नॉन गवर्नमेंट ज़्यादा फंड रेज करती हैं, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये दोनों एक तरह के हमें प्लेटफॉर्म दे दिए गए हैं, तो दोनों में डिफरेंस आपको समझना है, क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल। नेक्स्ट, अब इनको सिक्योरिटीज को हमने मनी मार्केट में लिखा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं ट्रेजरी बिल, डेटेड सिक्योरिटी, हालांकि ये लॉन्ग टर्म होती हैं, बट मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इशू करती है। बैंक्स क्या इशू करते हैं, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, सर्टिफिकेट और डिपॉजिट जिसकी मैच्योरिटी 7 डेज से 1 ईयर तक होती है। बैंक पैसा ले रहा है, यहाँ पर बैंक बोरर है, तो बैंक फंड्स क्यों लेगा, उसको अगर शॉर्ट टर्म फंड्स की ज़रूरत है, कोई शॉर्ट टर्म बोरर आ गया या उसके पैसे कहीं आगे लैंड हैं, वापस आने थे और अभी कोई कस्टमर आया वो लोन मांग रहा है, तो वो फटाफट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर देगा और फंड रेज कर लेगा पब्लिक से। और कंपनियां जैसे अब रिलायंस इन्फोसिस टीसीएस हैं, उनको फंड्स चाहिए, डिबेंचर और शेयर इशू करेंगी तो लॉन्ग टर्म में चला जाएगा, तो शॉर्ट टर्म के लिए वो क्या यूज करेंगी, कमर्शियल पेपर, अनसिक्योर्ड होते हैं ये, तो नॉर्मल बॉडी कॉर्पोरेट ये इशू करती हैं, बट इनके ऊपर सेबी रेगुलेट नहीं करती, आरबीआई की रेगुलेशंस आ जाती हैं। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट नाम से ही हम समझो दो कंपनियों के बीच का डिपॉजिट, मतलब एक बैंक ने दूसरे बैंक से लोन ले लिया, मान लो सपोज पीएनबी है, उसको फंड्स की ज़रूरत है, एसबीआई के पास स्पेयर फंड्स पड़े हैं, तो उसने 3-4 महीने 6 महीने के लिए फंड्स ले लिए, तो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स भी बोलते हैं और उनको इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। ऐसे ही रिलायंस, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, टाटा मोटर, मारुति, इनको अगर कभी भी फंड्स की ज़रूरत पड़ती है तो ये आपस में भी लोन्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। जब ये आपस में लोन्स को एक्सचेंज करते हैं तो उसको सिर्फ लोन, दो बॉडी कॉर्पोरेट, तो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट भी इसका फॉर्म है, बट ये सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में नहीं होता, ये बायलैटरल है, दो लोगों के बीच का लोन है। और जबकि उसके बाद मनी एक आ जाएगा कमर्शियल बिल्स, आपने बिल डिस्काउंटिंग सुनी होगी, अपने 11-12 से पढ़ते आ रहे हो कि कोई भी हम क्रेडिट बिल देते हैं तो सेलर को अगर उसने क्रेडिट सेल की है और फंड्स की ज़रूरत पड़ जाए जल्दी, तो वो अपने बिल को किसी और से कैश करवा लेता है, जो बैंक होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, और वो आगे पर्सन से फंड कलेक्ट करता है, तो उसको बिल डिस्काउंटिंग कमर्शियल बिल का पार्ट बोला गया है। कॉल मनी, नोटिस मनी, ये बहुत शॉर्ट टर्म होती है। कॉल मनी का मतलब है जब भी हम लेंडर ने पैसे बोला कि मैं आपको फिक्स पीरियड के लिए तो दे रहा हूँ, बट अगर मुझे बीच में भी जरूरत पड़ गई तो आई कैन आस्क यू टू रीपे द मनी, तो उसको हम कॉल मनी की फॉर्म में ले जाते हैं। नोटिस मनी कि एक दिन का नोटिस होगा, कितने डेज का नोटिस होगा जब हम फंड्स वापस मांगेंगे। फैक्टरिंग, फैक्टरिंग भी एक तरह का कमर्शियल बिल है, बिल डिस्काउंटिंग है, बट ये लार्ज स्केल पर हो रही है, तो ये भी हम आगे भी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आपने ये अगर डिफरेंस आ जाता है तो ये डिफरेंस लिखना है। तो कैपिटल मार्केट में अब इंस्ट्रूमेंट कौन से हो गए इसके उल्टा, शेयर्स, डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म वाले कैपिटल मार्केट का पार्ट आ जाते हैं। तो ये आप नोट कीजिए पहले।
आगे आओ। आगे करो। हो गया? चलो अब एक बार बुक में आते हैं। देखो बुक से आओ जी। मनी मार्केट, अगर हमने अभी तक जितना भी समझा तो मनी मार्केट में हमने समझा डेट है, तो डेट यहाँ वर्ड कौन एक्सचेंज कर रहे हैं, तो बोरर और लेंडर कंसेप्ट आएगी। शॉर्ट टर्म फंड्स हैं ये, हमने ये भी पढ़ा। फिर इट इज़ होलसेल मार्केट, होलसेल मतलब लार्ज स्केल एक्टिविटी हो रही है, बड़े लोन्स एक्सचेंज हो रहे हैं, और यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म लोन लेने आ रहा है बिजनेसमैन, उसकी रिक्वायरमेंट कौन सी कहलाई जाती है, वर्किंग कैपिटल की। हाई लिक्विडिटी, डीलिंग बहुत सारी है बट शॉर्ट मैच्योरिटी। लिक्विडिटी मतलब बाइंग सेलिंग में इंस्ट्रूमेंट बहुत डील हो रहे हैं, बल्क डील्स हो रही हैं। ट्रेजरी बिल तो सबसे ज़्यादा फेवर्ड होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू कर रही है, तो सेफ्टी लेवल सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पर, तो इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है इनके लिए। मोस्टली देखो गवर्नमेंट, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हम लोग भी एफडी कराएं तो मनी मार्केट का ही तो पार्ट है। एफडी कराई, बैंक में पैसा रखा, वो सब मनी मार्केट का पार्ट है। बट बैंक खुद आगे आके आपस में डीलिंग करते हैं, फंड्स रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं यहाँ पर। गवर्नमेंट सिक्योरिटी और प्राइवेट सेक्टर भी, जो मैंने नॉन गवर्नमेंट लिखा अभी पीछे। गवर्नमेंट इज एन एक्टिव प्लेयर, मतलब गवर्नमेंट खूब यहाँ पर फंड रेजिंग करती है और उसको बोलते हैं जी सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट और ट्रेजरी बिल, लॉन्ग टर्म वाली जी सिक्योरिटीज हैं और शॉर्ट टर्म वाली ट्रेजरी बिल्स। फंक्शंस, मनी मार्केट के क्या फंक्शंस हैं, मेजर फंक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है इमीडिएट लिक्विडिटी मिल जाती है जिसको फंड्स की ज़रूरत है। तो बैंक भी यहाँ पर फंड लेते हैं, एक बैंक दूसरे बैंक से ले रहा है, गवर्नमेंट बैंकों से ले रही है, बैंक गवर्नमेंट से ले रहे हैं, मतलब आरबीआई के थ्रू। अपने रेपो ट्रांजैक्शन, रिवर्स रेपो सुनो होंगे, सब मनी मार्केट के पार्ट है ये, सीआरआर, एसएलआर। इसके मेन फंक्शंस क्या हैं कि कीप बैलेंस बिटवीन द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी, शॉर्ट टर्म एंड मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। बैलेंस हो रहा है डिमांड एंड सप्लाई का, हमारे पास सरप्लस है, हम बैंक में एफडी कराते हैं, बैंक के पास सरप्लस पड़ा है, वो आगे लोन्स देता है, जिनको ज़रूरत है वहाँ पर लेने आते हैं। अब बिजनेसमैन को अपनी ज़रूरत पर जब पैसा मिल जाएगा, बिजनेसमैन को ज़रूरत कब पड़ेगी, जब कोई प्रोडक्शन करनी है, गुड्स बनानी है, प्रोजेक्ट लगाना है,
और उसको कुछ थोड़े पैसे या शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, तो इमीडिएट नीड पूरी होगी तो वो इकोनॉमी के लिए बेटर होगा। बिजनेसमैन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन है? इकोनॉमी। ट्रेड और इंडस्ट्री को बेनिफिट मिल रहा है। बिल डिस्काउंटिंग, जो बड़े हम क्रेडिट सेल करते हैं, हमें उधार माल बेचना जरूरी है, मार्केट की प्रैक्टिस है, बायर हमसे मांगता है 1 महीना 2 महीने का क्रेडिट, तो हम उसको उधार बेच देते हैं। बट अगर हमें पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो बायर तो हमें एक फिक्स टाइम के बाद ही देगा, तो हमें बीच में ज़रूरत पड़े तो हम जो हमें बायर से पैसे आने थे उसके बेस पर हम किसी और से ले लेते हैं, उसको बिल डिस्काउंटिंग बोलते हैं हम। तो ये बिल डिस्काउंटिंग के लिए जब बैंक पैसे दे देते हैं तो उनके पास सरप्लस फंड्स आ रहे हैं, तभी तो वो हमें फंड्स दे पाते हैं। नेक्स्ट फिर हो जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। आपको मैंने बताया SLR, CRR, RBI इसी शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल को देखकर ही करता है। रेपो ट्रांजैक्शन, रेपो, रिवर्स रेपो। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन कैसे बन रही है भाई? ये मैंने आपको फाइनेंशियल सिस्टम के चैप्टर में भी बताया था कि व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन। सपोज इन्वेस्टर्स के पास सरप्लस फंड पड़े हैं और उन्होंने किसी एक यूज़र को दे दिए, यूज़र उससे बिजनेस करेगा, बिजनेस से इनकम जनरेट करेगा, वो इनकम अल्टीमेटली वो किसके साथ शेयर करेगा? इन्वेस्टर के साथ। और जब उसके सरप्लस बढ़ेंगे तो वो फिर यहाँ पर इन्वेस्ट करने आ जाएगा। तो इसको हम कैपिटल फॉर्मेशन का नाम दे देते हैं। तो बीच में कौन सी मार्केट आ जाती है हमारी? मनी मार्केट के थ्रू जा रहा है, क्योंकि ये इसमें बैंकों के थ्रू पैसा जा रहा हो सकता है। हमने तो बैंक में FD करा दी या सेविंग अकाउंट में पैसा रख दिया, बट बैंक उसको दे किसको रहा है? जरूरतमंद को, यूजर को, जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है जिसकी। तो ये समझ आया आपको कि कैपिटल फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है। आगे नॉन इन्फ्लेशनरी सोर्स ऑफ फाइनेंस टू गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट जब पैसा लेती है तो गवर्नमेंट बेसिकली मनी मार्केट से पैसे को स्क्वीज कर लेती है। स्क्वीज कैसे कर लेती है मार्केट से? कि गवर्नमेंट को RBI, गवर्नमेंट के ब्याह पर काम कौन कर रहा है? RBI। अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि मार्केट में फंड्स ज़्यादा हो गए, तो ज़्यादा किसके हुए? बैंकों के पास। तो बैंकों से वो CRR को अगर अप कर दे तो अल्टीमेटली पैसा किसके पास चला जाएगा? RBI के पास। SLR को अप कर दे तो क्या होगा? वो पैसा बैंक को खुद अपने पास रखना पड़ जाता है, तो बैंक उसको आगे लेंड कम कर पाएगा। तो मनी मार्केट का बैलेंसिंग करती है गवर्नमेंट इन स्ट्रेटजीज के थ्रू। और अगर मार्केट में पैसा बढ़ाना है तो वो क्या करेगा? CRR SLR को कम कर देगा, तो बैंकों के पास फंड फ्लो बढ़ जाएगा। बैंकों के पास फंड फ्लो बढ़ेगा तो वो लेंडिंग करना शुरू कर देंगे, पैसा मार्केट में आ जाएगा। तो एक तरह का टूल है ये मनी मार्केट, जिसके थ्रू गवर्नमेंट अपनी फाइनेंशियल बैलेंसिंग करवाती है थ्रू RBI। मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ये आप लिख चुके हो, बैंक्स, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिनको मैंने एक ही नाम दे दिया था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये सब यहाँ पर फंड इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं। नेक्स्ट देखो, मैंने डिफरेंस आपको बोला, ये अब आपको चार्ट बन गया, आप खुद देखोगे यहाँ पर आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अगला अब आ रहे हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मैंने बताया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दो तरह से आ रही हैं, डेटेड एंड ट्रेजरी बिल। डेटेड सिक्योरिटीज़ लॉन्ग टर्म होती हैं। डे काउंट 360 डेज का मतलब है कि जब हम ROI निकालते हैं तो ROI में डिवाइड 365 से करेंगे अगर हमें परसेंटेज रिटर्न निकालनी है, और टी बिल में क्या निकालेंगे? 365। तो हमारा कोर्स का पार्ट ये है, हमें ये नहीं पढ़ना। अब गवर्नमेंट इनको इशू कैसे करती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ऑक्शन कराती है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस आपने सिक्योरिटी लॉ में पढ़ा होगा। तो ऑक्शन कराती है, जी बोलो आप कितने रुपए में हमारे टी बिल लोगे। अब ऑक्शन किस तरह से होती है अभी मैं आगे आ रहा हूँ। ऑन टैप इशू, रेगुलर, बार बार गवर्नमेंट पैसा लेती है, रेगुलर फ्लो आ रहा है। थर्ड, फिक्स्ड कूपन। फिक्स्ड कूपन का मतलब इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होगा, और एक इंटरेस्ट रेट होता है डिस्काउंटेड, ये अभी मैं आपको कराने जा रहा हूँ। प्राइवेट प्लेसमेंट से भी इशू करती है। ओपन मार्केट जो RBI बैंकों में डीलिंग कराता है उनको ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी बोलते हैं।
अब जब गवर्नमेंट इशू करेगी तो गवर्नमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाएगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के क्या बेनिफिट है। पहला, जीरो डिफॉल्ट रेट्स। गवर्नमेंट हमसे पैसा ले रही है, गवर्नमेंट अगर आरबीआई के बिहाफ पर ट्रेजरी बिल्स इशू कर रही है और पब्लिक को कर रही है, तो पब्लिक यहाँ पैसे दे रही है, तो पब्लिक यहाँ पर लेंडर है और गवर्नमेंट क्या है यहाँ पर, बोरर। तो अगर हम गवर्नमेंट को उधार दे रहे हैं तो सबसे ज़्यादा सेफ्टी लेवल कहाँ पर आ जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, बट इंटरेस्ट रेट सबसे कम होगा इसमें। जहाँ सेफ्टी बढ़ती है वहाँ इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो जाता है। दूसरा, हाईली लिक्विड की खूब डीलिंग होती है, क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टर किस में अट्रैक्ट होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, टीडीएस नहीं काटती गवर्नमेंट, टैक्स बेनिफिट मिलेंगे आपको, एडिशनल इनकम टैक्स बेनिफिट मिल रहे हैं, एसएलआर। अब अगर बैंक के पास, सपोज एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसके पास कैश या बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा पड़ा है और वो क्या होगा, करोड़ में होगा, बट अगर वो लेंड नहीं कर पा रहा या कोई बोरर नहीं आ रहा और वो पैसा रख के बैठा है, तो वो पैसा उसके पास है कौन सा, हमने जो सेविंग अकाउंट और एफडी कराई है, बट उसको यहाँ पर तो एक फिक्स इंटरेस्ट रेट देना ही देना है, परसेंटेज इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा यहाँ पर। तो वो जो कैश और बैंक बैलेंस यहाँ पर सरप्लस रखकर बैठा है, तो उसका क्या करेगा वो, तो उसके लिए वो इन पैसे को टी बिल्स में डाल देगा, इन्वेस्टमेंट्स कर देगा। तो टी बिल्स, गवर्नमेंट के पास पैसा चला गया तो बैंक का पैसा भी सेफ है, और जो अनप्रोडक्टिव मनी थी उसको, उस पर कुछ इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है। और अगर बैंक एसएलआर में ही फंड्स रख देता है तो उसका बेनिफिट ये होता है बैंक को, तो बैंक के पास जब पैसा पड़ा होता है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही दे रहा है, तो उसको फिर स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, मतलब जो उसको अपने इन हैंड पैसा रखना था उसकी कंप्लायंस माना जाता है, क्योंकि वो पैसा गवर्नमेंट के पास ही तो चला गया। और एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो का मतलब था बैंक को कि आपको एक मिनिमम पैसा अपने पास रखना ही पड़ेगा। देखो कैसे, सपोज एक बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी पेड अप कैपिटल होगी, लोन्स होंगे, तो लोन्स में उसने हो सकता है डिबेंचर इशू कर रखे हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर रखे हैं, सेविंग अकाउंट और एफडी हैं। तो सबसे ज़्यादा पैसा उसका किस में होगा, सपोज ये 100 करोड़ है, ये भी 100 करोड़ है और ये होंगे 1000 करोड़। तो इस पैसे को बैंक आगे क्या करेगा, लोन्स एंड एडवांसेस देने की कोशिश करेगा। तो आरबीआई कहता है कि आप ये सारा पैसा आगे लेंड नहीं करोगे, आप इसमें से फॉर एग्जांपल 10%, 100 करोड़ किसको दे दो आप, मुझे आरबीआई को। और सपोज उसने कहा 5% आप एसएलआर रख लो, से स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, तो कहाँ पर रख दो आप, अपने बैंक या कैश इन हैंड रख लो अपना, तो 5 करोड़ वो यहाँ पर रख लेगा, 50 करोड़। तो अब बैंक के पास बैलेंस क्या बचा, सपोज ये 50 करोड़ था, तो बैंक के पास ये दोनों घटाकर कितना रह गया, 850 करोड़ रह गया। इसको वो आगे लोन्स एंड एडवांसेस में देगा। तो ये जो पैसे वो रखेगा अपने पास, तो ये फंड्स वो अपने पास रखेगा, ये 150 करोड़, 150 में से 50 तो उसके पास रहे, 100 आरबीआई के पास चले गए, 850 लैंड करेगा। अब ये 50 उसके आइडल पड़े हैं, बट उसको इंटरेस्ट तो देना है, तो वो अगर इनको इन्वेस्टमेंट कर दे टी बिल में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है तेरे को फिर अलग से एसएलआर बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब आप समझ रहे हो टी बिल खरीदने में बैंक कितने इंटरेस्टेड होते होंगे, भाई बैंक के पास सरप्लस पैसा तो रखेगा, सारा लेंड तो कर नहीं देगा। तो इसके अलावा भी बैंकों के पास जब सरप्लस फंड्स हो जाता है और बोरर नहीं आ रहा, तो वो सबसे ज़्यादा पैसा टी बिल में डालना ही प्रेफर करते हैं। क्लियर हुआ जी ये? चलो, तो ये आपने नोट करना है कि अब दो तरह की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ गई। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डिफरेंस क्या आया, डेटेड सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल। ये इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होता है, ये डिस्काउंटेड। फिक्स्ड का मतलब है, मैं अभी आपको पूरे एग्जांपल से समझाऊंगा। सपोज गवर्नमेंट ने कहा 1 बॉन्ड ऑफ ₹100 ईच एट द रेट 12% पर एनम। तो ये फिक्स रेट हो गया कि आपको 12% मिलेगा। डिस्काउंटेड में गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट नहीं लिखती,
उसमें ट्रिबिल में वो बोल देगी 1 बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू ₹100, इशू प्राइस ₹90, मैच्योरिटी एट फेस वैल्यू, मतलब दैट इज 100। तो गवर्नमेंट यहां पर कोई इंटरेस्ट डिसाइड नहीं कर रही, वो कह रही है आप मुझे 90 रुपये दो और वापस कितने ले जाओ, 100। तो आप 90 दोगे और आपको 100 मिलेंगे, तो +10 का बेनिफिट हुआ, ये आपका इंटरेस्ट रेट माना जाएगा। तो ये डिस्काउंटेड होते हैं। अभी आगे कैलकुलेशन भी कराता हूं कि कैसे ट्रेजरी बिल की कैलकुलेशंस होती हैं। क्लियर हुआ जी यहां तक? फिर दूसरा आप जो डिफरेंस पढ़ोगे, इशू प्राइस मैंने इंक्लूड कर दिया, ये ऑलवेज क्या होगा, एट पार होगा, और ये एट डिस्काउंट। मैच्योरिटी मोर देन 1 ईयर, और यहां पर मैक्सिमम 1 ईयर। डेटेड सिक्योरिटी मैंने बोला था लॉन्ग टर्म है। नेचर फिक्स कूपन है, यहां पर कूपन क्या हो गया, कूपन मींस इंटरेस्ट रेट। कूपन को यहां क्या बोला जा रहा है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट रेट ना डिसाइड करके गवर्नमेंट कहती है आप मुझे कम पैसे दे दो, बाद में पूरे ले जाना। फेस वैल्यू क्या थी, 100, आप मुझे 100 मत दो जिसके ऊपर मैं इंटरेस्ट देती, आप 100 से कम दे दो और 100 ले जाना वापस। तो जो कम पैसा दिया आपने, जो डिफरेंस आया, वो आपका इंटरेस्ट माना जाएगा। तो ये मैंने एग्जांपल नीचे भी लिखा हुआ है। 2040 मतलब इसकी मैच्योरिटी कब होगी, 2040 में, और इसकी मैच्योरिटी मैक्सिमम 1 ईयर होगी। और इसकी अलग अलग सीरीज भी होती हैं, अभी आप ये भी नोट करोगे। अब इसकी मैच्योरिटी मैं यहीं लिख देता हूं, आप नोट करना शुरू कर दो। इसकी सीरीज होती है मैक्सिमम 1 ईयर, इसमें 14 डेज, 91 डेज, 182 डेज, 365 डेज। ये इतनी मैच्योरिटी से आरबीआई इशू करता है। 14 डेज मतलब सिर्फ 14 डेज का होगा, हालांकि इंडिया में अभी नहीं होता। 91 डेज, 91 डेज में पैसे मिल जाएंगे। 182 डेज, 182 डेज में मिल जाएंगे। 365 1 ईयर का। तो ये अलग अलग सीरीज होती है आरबीआई की, और हर वीक आरबीआई ये इशू करता है थ्रू ऑक्शन। अभी ऑक्शन पर आ रहा हूं मैं, ये आप पहले नोट कीजिए। हो गया? देखो, अब इसका जो इशू करने का तरीका है, उसमें मेन आता है ऑक्शंस। सबसे ज़्यादा ये ऑक्शंस के थ्रू इशू होता है।
अब ऑक्शन दो तरह के हैं, मैं आपको पहले एक बार बुक में दिखाता हूं। देखो ट्रेजरी बिल के अभी ऑक्शन से पहले थोड़ा सा एक बार और पढ़ लेते हैं। ट्रेजरी बिल ये इंस्ट्रूमेंट हैं, किसके हैं? शॉर्ट टर्म। क्या कर रही है? गवर्नमेंट बोरिंग कर रही है। इशूड एट किस पर हो रहे हैं? डिस्काउंट टू फेस वैल्यू। रिटर्न टू इन्वेस्टर, डिफरेंस बिटवीन मैच्योरिटी वैल्यू एंड इशू प्राइस। प्रॉमिसरी नोट की तरह है ये, एक डेट सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट इशू कर रही है बट अनसिक्योर्ड होता है ये, गवर्नमेंट खुद अपनी कोई सिक्योरिटी नहीं देगी। 1917 से इशू होते आ रहे हैं अभी तक ये, और इसमें बिडिंग होती है ऑक्शंस के थ्रू। आरबीआई डिसाइड करता है कट ऑफ यील्ड। कट ऑफ यील्ड मतलब किस प्राइस पर वो इशू करेगा। प्राइस का मतलब जो डिफरेंस है, इंटरेस्ट कितना पे करना चाहता है। फीचर्स, सबसे पहला, टी बिल्स को कौन परचेज कर सकता है? कोई भी परचेज कर सकता है। टेम्परेरी फंड्स, जिसको 91 डेज 182 डेज जैसे फंड्स की जरूरत है उस तरह से वो रेज कर लेंगे। सेकंड, परचेज बाय एनीवन इंक्लूडिंग इंडिविजुअल। बैंक्स ज़्यादातर परचेज करते हैं और अभी मैंने बताया कि एसएलआर की रिक्वायरमेंट में वो कंप्लायंस मानी जाती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड स्टेट गवर्नमेंट वो भी अलाउड हैं, बट उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, और बाहर वाले लोग ले रहे हैं तो फेमा भी एप्लीकेबल हो जाता है। फॉर्म, जब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं तो आरबीआई एक अकाउंट बनाता है, उसको बोलते हैं सब्सिडरी जनरल रेजर। तो सारा पैसा इसी में आता है, सारी अकाउंटिंग इसी में होती है। कहाँ से पैसा आया, कितना आया, कैसे जाएगा, सब यहाँ पर होगा, और इनकी मार्केट में डीलिंग होगी। कम से कम अमाउंट कितने रुपए का है? 25,000। मैच्योरिटी मैंने आपको बताई 14 डेज, 364 डेज मैक्सिमम। तो 14, 91, 182, 364, ये 4 सीरीज में हो रहे हैं यहाँ पर। डे काउंट रिटर्न निकालने के लिए 365 से डिवाइड किया जाता है। अभी करते हैं इसका प्रैक्टिकल। हाईली लिक्विड है, डीलिंग खूब हो रही है इनकी। डिमांड एंड सप्लाई को मैनेज कर रहा है। अब अगर आरबीआई को लग रहा है कि मुझे मार्केट में पैसा कम करना है, बैंकों के पास पैसा ज़्यादा हो गया है, तो वो वापस लेने के लिए क्या करेगा? बैंकों से ट्री बिल्स की ऑक्शन बढ़ा देगा। अगर मान लो लास्ट मंथ उसने 100 करोड़ की थी, अब 200 करोड़ की कर देगा, तो आरबीआई 200 करोड़ मार्केट से लेने जा रहा है, बोरो कर रहा है, तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। और अगर ज़्यादा करना है तो टी बिल की ऑक्शन कम भी कर देगा। रीपेमेंट, रीपेड एट पार है, एक्सपायरी ऑफ टेनर। एलिजिबिलिटी, ये लोग इसको ले सकते हैं, आप पढ़ोगे इनको भी आगे। अदर फीचर्स, दे आर हाईली लिक्विड, सेफ इन्वेस्टमेंट है, अट्रैक्टिव यील्ड है, इंटरेस्ट देते हैं। ये इसकी डिटेल्स जो मैंने आपको लिखवा दी पहले, ये 4 सीरीज में वो इशू हो रहे हैं। एवरी फ्राइडे, हर वीक 100 करोड़ का कम से कम आरबीआई फंड रेज करता है थ्रू ऑक्शन। अब मेरे मुंह से बार बार ऑक्शन लग रहा है, निकल रहा है, उसको पहले समझ लेते हैं। और ये फोर्टनाइटली होते हैं, तो एक बार ऑक्शंस को समझते हैं। ये 2 तरह के ऑक्शन हैं, फॉर्मूले पे बाद में आना। मल्टीपल प्राइस ऑक्शन, जिसको फ्रेंच ऑक्शन भी बोलते हैं, और यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन, जिसको डच ऑक्शन भी बोलते हैं। अब देखो जनरल मीनिंग आप ऑक्शन का जानते हो कि ऑक्शन, व्हाट इज ऑक्शन? व्हाट इज वर्ड ऑक्शन? ऑक्शन का मतलब नीलामी। ऑक्शन में सेलर कुछ ऑफर करता है असेट्स, किसको? बायर्स को, जिसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पर? बिडर्स। अब सेलर कहता है कि मेरी एक असेट है एट द रेट 1 करोड़, वो कहता है मैं 1 करोड़ की 1 करोड़ में ही दूंगा, तो वो तो फिक्स प्राइस हो गया। और अगर वो ये बोल देता है एट द रेट 1 करोड़ बेस प्राइस मिनिमम, अब 1 करोड़ से ऊपर के लिए आप अपनी बिड दो, कितने में लेना चाहते हो। तो यहां पर बहुत सारे लोग बैठे होंगे, ये कौन होंगे? बिडर्स। अब कोई बोलेगा 1 करोड़ 1 लाख, कोई कहेगा 1 करोड़ 5 लाख, कोई कहेगा 1 करोड़ 10 लाख, कोई कहेगा 1 करोड़ 20 लाख, कोई कहेगा 1.2 करोड़।
तो ये अब किसको प्रेफर करेगा, सबसे ज्यादा वाले को प्रेफर करेगा और उसको प्रॉपर्टी बेच देगा। तो ये एक जर्नल कंसेप्ट है जो आप ऑक्शन की पढ़ते आ रहे हो। तो बिडर यहां पर क्या होता है कि आपने एक प्राइस फिक्स कर दिया, जिसको लेना है ले जाओ। यहां पर बोला कि मैं मिनिमम तो 1 करोड़ लूंगा, आप ऊपर बोलो कितने पे लोगे, दिस इज बिडिंग। अब यहां पर टी बिल्स की ऑक्शन में क्या करता होगा, देखो आरबीआई। अब आरबीआई यहां पर सेलर है, वो सेलर किसका है, टी बिल्स का। ये क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। तो आरबीआई यहां पर बोरर है, पैसा लेने जा रहा है ना, यूजर ऑफ फंड है, वो ऑफर दे रहा है किसको, इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स यहां पर कौन होंगे, बिडर्स। अगर तो वो कहता है कि मैं एक रेट में दूंगा, तो वो तो बिड क्लियर हो गया, वो गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटीज में होता है। टी बिल्स में वो क्या कराता है, ऑक्शन करवाता है। अब ये बिडर्स हैं, इन बिडर्स को हम वैसे क्या बोलेंगे, ये लेंडर्स हैं। ये कौन हो गया, बोरर। अब ये बहुत सारे लेंडर्स बैठे हैं यहां पर, इनके पास सरप्लस फंड पड़े हैं। ये लेंडर कौन है, जिनके पास सरप्लस फंड्स पड़े हैं, वो देना चाहते हैं। आरबीआई ने कहा ₹100 पर टी बिल, एक टी बिल कितने का है। और अगर वो कहता है एट द रेट 12%, तो ये क्या हो जाता, फिक्स्ड। तो आरबीआई इसको नहीं कर रहा, आरबीआई क्या करने जा रहा है, वो कहता है ₹100 टी बिल, मैच्योरिटी 1 ईयर, इशू प्राइस ₹90 क्या है, बेस प्राइस। आप 90 से ऊपर बोलो कितने में लोगे, क्या करो, बिड करो। और आप जितने दोगे, और मैं मैच्योरिटी कितने पे करूंगा, एट पार, तो वो कितने पे हो जाएगी, दैट इज ₹100। तो आप 90 रुपए से ऊपर मुझे बोलो कितने देते हो, और मैं आपको 100 दूंगा। तो जो भी प्राइस डिफरेंस आएगा वो आपका इंटरेस्ट होगा, इनकम होगी, उसको कट ऑफ यील्ड बोल रहे हैं कि एक्चुअल यील्ड क्या आएगी। अब अगर कोई 90 से 91 बोलता है, 92 बोलता है, 93 बोलता है, 94 बोलता है, रेट बढ़ता जा रहा है, तो आरबीआई किस में खुश होगा, ज्यादा से ज्यादा रुपए में बेचने में। सेलर को क्या चाहिए, यहां पर ज्यादा से ज्यादा में बेचे। अगर ये रेट डिसाइड हो जाता है तो आरबीआई को कितने पैसे मिले, ये आरबीआई को कितने पैसे आए, 94, और आरबीआई ने जो रिसीव किए, और रीपे क्या करेगा आरबीआई, 100 फेस वैल्यू पर। तो +6 क्या आ गया, ये आपकी क्या आई, रिटर्न, जिसको आप यील्ड भी बोलोगे। और आरबीआई का ये कॉस्ट ऑफ फंड आ गया कि 94 लेकर उसको 100 देने पड़े, तो ₹6 इनडायरेक्टली उसके लिए क्या आ गया, ये इंटरेस्ट कॉस्ट है उसकी, आरबीआई की। तो अब ये ऑक्शन कैसे होती होगी, ये मैं आपको समझाता हूं। पहले आप ये नोट करो, फिर एक ऑक्शन की टेबल पर आते हैं, सारा समझ आ जाएगा 2 मिनट में ये। आओ जी, हो गया। अब देखो इसकी ऑक्शन कैसे होती है। अच्छा, इसमें अब ये देखना, अगर आरबीआई ने इन सबको अलग अलग रेट पर दे दिए तो वो मल्टीपल प्राइस है, और आरबीआई ने सबको एक रेट पर दिए तो वो यूनिफॉर्म प्राइस। इसको इस टेबल से और समझोगे। आरबीआई ने कहा
100 करोड़ के टी बिल इशू करने हैं मुझे। उसकी फेस वैल्यू है ₹100 पर टी बिल, मैच्योरिटी 365 डेज, और बेस प्राइस जो मिनिमम प्राइस होगा उसने कहा 90। तो अब आरबीआई सबसे बिड एक्स करेगा, तो ये हम एक बिड बुक बनाते हैं। सपोज आरबीआई ने ये मांगी बिड्स, तो ये बिडर आएंगे सब यहाँ पर। तो हम यहाँ पर सीरियल नंबर, बिडर्स, उनका प्राइस, उनका अमाउंट और हमारी रिक्वायरमेंट। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? 100 करोड़। अब 1 नंबर बिडर, आप मान लो आप सब बिडर हो, तो ये 2 पर्सन्स थे, उन्होंने बोला हम 95 में लेंगे, और बट हमारे पास अमाउंट है 10 करोड़। तो अब आरबीआई की नीड कितनी थी? 100 करोड़। कमिटमेंट कितनी आ गई उसके पास? 10 करोड़। तो अब रिक्वायरमेंट क्या रह गई उसकी? 90 करोड़। इन 2 लोगों से पैसा ले ले। आरबीआई ने कहा और बोलो भाई आप लोग क्या कहते हो। तो 5 पर्सन बैठे थे, उन्होंने कहा हम 94 में लेंगे, हमारे पास 20 करोड़ है। तो अब हमारे को नीड कितनी थी? 90 करोड़ की, और उसमें से 20 कर दूं तो अभी भी बैलेंस कितना है मेरे को? 70 करोड़ चाहिए। तो इन लोगों से तो मेरा काम नहीं चल रहा, ये लोग क्योंकि 10 करोड़ और 20 करोड़ दे रहे हैं, और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? 100 करोड़। तो 10 + 20 ये मेरा कमिटेड हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास पैसा कितना आ गया? 30। तो बैलेंस क्या रह गया अब? 70 करोड़। अब थर्ड मेरे को और लोगों से पूछना पड़ा। आप में से 10 लोगों ने बोला 93.5, और हमारे पास हैं 40 करोड़। तो चलो जी, ये +40 होकर मेरे पास अब कितने पैसे आ गए? 70। तो 70 करोड़ की जरूरत थी, 40 की और आ गई। अब डेफिसिट क्या रह गया मेरे पास? 30 करोड़ का। मैं कहा जी अभी भी काम नहीं चला, आप बोलो। 20 लोगों ने बोला 92.75। ये कह रहे हैं हम 50 करोड़ रुपीस देंगे। तो यहाँ मैं +50 कर दूं तो मेरे पास 120 करोड़ आ गया। अब तो मेरी रिक्वायरमेंट अब पूरी हो रही है। यहाँ पर जाकर मुझे 100 करोड़ चाहिए थे जो मेरे को उस रेट पर नहीं मिले, ये 120 करोड़। तो मेरे पास अब ये मुझे 30 की ज़रूरत थी और मेरे पास 50 और आ गए, तो ये एक्सेस आ गया मेरे पास। अब कितना आ गया? ये एक्सेस। अगर आप इस तरह से देखो या इस तरह से देखो, दोनों में से किसी भी टेबल से आप देख सकते हो। तो ये एक्सेस आया मेरे पास। अभी और भी लोग थे, उन्होंने कहा जी हम 30 लोग हैं, हम सॉरी मैंने एक मिनट, हाँ 91 में लेते हैं, हमारे पास 100 करोड़ है। तो मेरे पास 220 करोड़ की कमिटमेंट आ रही है। एक्सेस कितना हो गया मेरे पास? 120 करोड़। ये क्या हो गया? अब मेरा ओवर सब्सक्रिप्शन शुरू हो गया यहाँ पर। फिर 6 नंबर पर 100 लोगों ने बोला हम 90 में लेते हैं, हमारे पास 200 करोड़ है। बट अब मुझे बताओ, आरबीआई यहाँ पर सेलर है, वो टी बिल बेच रहा है, तो वो किसको प्रेफर करेगा? यहाँ पर देखो 91 में उसको 100 करोड़ पूरे मिल रहे हैं, बट उसको पैसा कितने रुपए में इशू, कितने में करेगा सिक्योरिटी? 91 में। और उसको वापस कितने देने पड़ेंगे? 100। तो यहाँ पर तो 9 रुपए उसको वापस देने पड़ेंगे एक्सेस। बट अगर वो इससे ले ले तो उसको आरबीआई को कितने पैसे वापस देने पड़ रहे हैं? तो आरबीआई 95 रुपये लेगा और वापस 100 करेगा, तो 5 रुपये देने हैं, तो उसकी इंटरेस्ट रेट कम आई। तो वो ऑलवेज प्रेफर किसको करेगा? 95 वाले को। अब 95 वाले से पूरे पैसे नहीं आ रहे उसके पास, तो उसके पूरे पैसे कहाँ पर आ रहे हैं? ये सबका टोटल किया तो हमारे पास ये निकल के आया। इस प्राइस पर हमारी जरूरत पूरी हो रही है। हमें ये चाहे कुछ लोग पैसा दे रहे हैं, बट ये हमें पैसे कम दे रहे हैं, मांग ज्यादा रहे हैं। यहाँ पर ये कम दे रहे हैं, मांग उतने ही रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा डिफरेंस सिर्फ 5 रुपये का आ रहेगा। तो
इन बिड्स को हम यहां पर कहते हैं रिजेक्टेड। ये बिड रिजेक्टेड हो गई और ये बिड्स क्या आ गई, एक्सेप्टेड। इनको हमने एक्सेप्ट किया और इनको हमने रिजेक्ट किया। अब मेरे पास बेस प्राइस क्या आ गया, ये प्राइस निकला। अब मेरे पास दो तरह के ऑक्शन थे। अगर तो मैंने कहा था इफ यूनिफॉर्म प्राइस मेथड, मैंने ऑक्शन कौन सा यूज किया था, यूनिफॉर्म प्राइस। तो मतलब सबको एक ही रेट पर अलॉटमेंट दूंगा, तो मैं कितने पे दे रहा हूं, 92.75। और अगर मैंने कहा था मल्टीपल प्राइस, तो मैं सबको अलॉटमेंट करूंगा, 95 वाले को भी, 94 वाले को भी, 93.5 वाले को भी और 92.75 वाले को भी। इनसे मुझे 10 करोड़ मिलेंगे, इनसे मुझे 20 करोड़ मिलेंगे, इनसे मुझे 40 करोड़ मिलेंगे, इनसे मुझे 50 करोड़, तो 120 करोड़ मिलेंगे। ये मैं प्रोराटा कर दूंगा और 20 करोड़ में रिफंड कर दूंगा। अब मुझे बेनिफिट तो ऑलवेज, अब बताओ किस में हो रहा है, मल्टीपल प्राइस में या यूनिफॉर्म प्राइस में। यूनिफॉर्म प्राइस में तो मेरे को, अब देखो मेरे को डिफरेंस टू पे, डिफरेंस कितना देना है। अब 92 मेरे पास आ रहे हैं, 100 मुझे देने हैं, तो ये मेरे पास 7.25 ये मेरी कॉस्ट आई आरबीआई की। बट इस केस में यहां पर 5 रुपए आ रही है, यहां पर मेरी 6 रुपए आ रही है, यहां पर मेरी 6.5 आ रही है, यहां पर 7.25 आ रही है। और 7.25 कितने पर आ रही है, 50 करोड़ पर। और ये कॉस्ट किस पर आ रही है, 100 करोड़ पर। तो मेरे लिए बेटर तो ऑलवेज क्या है, मल्टीपल प्राइस। यहां पर मेरी कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ रही है। अब ये आरबीआई डिसाइड करेगा कि मल्टीपल प्राइस है या ये ऑक्शन यूनिफॉर्म प्राइस है। अगर मल्टीपल प्राइस है तो इसको बोल देते हैं हम डच ऑक्शन, और मल्टीपल है तो, सॉरी, अगर यूनिफॉर्म प्राइस है तो डच ऑक्शन, मल्टीपल है तो फ्रेंच ऑक्शन। ये दो तरह के ऑक्शन है। तो डच ऑक्शन में कौन सा प्राइस होता है जी, यूनिफॉर्म। तो इसको मैं याद करने के बोलूंगा डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी। डीयू मतलब डी मीन्स डच ऑक्शन, यू मीन्स यूनिफॉर्म। बच्चे गड़बड़ कर देते हैं डच और फ्रेंच में, मतलब एक ही रेट पर अलॉटमेंट हो रही है तो वो यूनिफॉर्म प्राइस मेथड है और उसको हम क्या बोल देते हैं, डच ऑक्शन। तो मैंने डीयू कर दिया उसको, मतलब डच ऑक्शन मीन्स यूनिफॉर्म। और ये जो मल्टीपल प्राइस है मैं इसको एफएम से याद कराऊंगा, फ्रेंच ऑक्शन, मल्टीपल प्राइस। तो ये आरबीआई डिसाइड करेगा कि उसको क्या मेथड यूज करना है। तो ये दो तरह से होता है और यही आपके कंपनी लॉ में बुक बिल्डिंग प्रोसेस में जब बिडिंग होती है तो कंपनी का शेयर प्राइस निकाला जाता है। मोस्टली इंडिया में यूनिफॉर्म प्राइस चलता है, एक ही रेट पर सबको अलॉटमेंट होती है। अगर मैं ये कहता 100 रुपए की टी बिल की जगह आप इसको शेयर्स कर दो, तो ये शेयर प्राइस के हिसाब से ये क्या होगा, आपका मिनिमम प्राइस क्या आ जाएगा, आपका फ्लोर प्राइस, हाईएस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, आपका कैप प्राइस। तो आप उसके हिसाब से ऑप्शन कर दोगे कि 95 और 100 के बीच में। क्लियर हुआ जी यहां तक, ये आप नोट करो, फिर मैं इसकी यील्ड पर आता हूं।
चलो जी, हो गया। अब देखो इसका एक प्रैक्टिकल लेते हैं, ऑनलाइन वाले पॉज करके नोट कर लेंगे। देखो जी, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आपको कैलकुलेशन दी गई कि यील्ड निकालो। सपोज आरबीआई ने इशू कर दिए टेबल्स जिसकी फेस वैल्यू है ₹100, इशू प्राइस है सपोज ₹95, मैच्योरिटी 365 डेज और रिडेम्पशन सपोज ₹100, दैट इज फेस वैल्यू। ये आरबीआई ने आपको इशू कर दी है। तो आपको बोला जा रहा है कैलकुलेट द यील्ड। यील्ड का मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बताओ जी आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो आपको ये देखना है आपने पैसे कितने पे किए। यू पेड ₹95, you received ₹100, your gain ₹5, ₹5 मिले आपको। अब आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या यील्ड निकालनी है। तो आपका ₹5 कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट पर आया है? 95। ध्यान रखना आप 100 से कैलकुलेट मत कर देना। आपने फंड्स दिए कितने थे? 95, और आपको मिले कितने? 5। दिस इज योर आरओआई। और आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या निकल आएगा आपका? 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी ये आरओआई निकल कर आएगी। तो जो ये आरओआई निकलेगी, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कितने पर आई है? 100 पर। तो ये आपकी आरओआई निकल कर आई 5.2631%। और इसको आगे आप डेसिमल्स में ले जाना थोड़ा आगे तक फिगर। ये आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। ये क्या निकली आपकी? पर एनम। ये आपकी आरओआई आई पर एनम। फटाफट नोट करो इसको, फिर आगे चलते हैं अगला प्रैक्टिकल की। अगर आपने, अब ध्यान रखना कि ये तो मैच्योरिटी थी 365 डेज, बट अगर ये ज़्यादा कम बीच में भी सेल हो जाते हैं, आपने मान लो 365 डेज के लिए लिए, बट अगर आप 1-2 महीने बाद बेचना चाहो तो बेच भी सकते हो। तो अगर आपने बीच में बेचा तो उसकी कैलकुलेशन क्या होगी, उस पर प्रैक्टिकल आ जाता है। ये नोट करो फटाफट, फिर आगे आते हैं।
हो गया जी। चलो आगे आओ, अब मैं इसको एक और एग्जांपल से देता हूँ आपको। सपोज यही मैं एग्जांपल कैरी कर रहा हूँ, टी बिल था ₹100 वाला, मैच्योरिटी 365 डेज, इशू प्राइस ₹95। सेम एग्जांपल लिया मैंने ये वाला। अब यहां पर मिस्टर ए purchased T-bill at the rate ₹95 and sold at the rate 98 in 8 months, मतलब पहले बेच गए। और ऐसा होता है। अब आप देखो, अगर ये 12 महीने में बेचते तो इनको कितने रुपए मिलते? 100। अगर ये पहले बेचने गए तो 2 रुपए इनको कम क्यों मिले कि जो खरीद रहा है वो भी तो कुछ कमाएगा। तो ये बायलैटरल डीलिंग होती है आपस में, बैंक डील करते हैं या मार्केट में डील होते हैं। तो अब यहाँ पर आपने खरीदा 95 का मिस्टर ए ने, और उनको 100 मिलने थे 12 मंथ बाद, बट उन्होंने 8 मंथ बाद बेचे तो कितने के बिके? उनके 98 के। तो अब जो पर्सन 8 मंथ बाद खरीद रहा है वो 98 के खरीदेगा, आरबीआई उसको पैसे कितने दे देगा? 100 रुपी। तो 4 मंथ की रिटर्न उसकी कहाँ पर चली जाएगी? उस पर्सन को पास ऑन होगी जो खरीदेगा। तो अब मिस्टर ए की रिटर्न क्या है? तो सपोज यहाँ पर उनकी डेट ऑफ परचेज दी हुई है 1 जनवरी 19 और डेट ऑफ सेल दी हुई है और ये सपोज मैं ये भी बोल देता हूँ सोल्ड कि ये 8 मंथ में टू मिस्टर बी, ये भी आगे निकाल लेंगे। तो डेट ऑफ सेल सपोज उन्होंने दे दी 8 मंथ में कुछ डेज दे दिए उन्होंने, तो 8 मंथ आपके अगस्त में पूरे होंगे। तो मैं इसकी डेट डाल देता हूँ 5 सितंबर 19, तो अप्रॉक्सीमेट 8 महीने कुछ दिन हो गए। अब आपको कैलकुलेट करना है यील्ड ऑफ ए, मिस्टर ए की यील्ड क्या है। तो आपको क्या क्या चाहिए अब इसको निकालने के लिए? मिस्टर ए ने पे क्या किया? ₹95। मिस्टर ए ने रिसीव्ड क्या किया? ₹98। गेन क्या हुआ उनको? ₹3। कितने दिन में हुआ? इन डेज। ये आपको डेज निकालने हैं। तो अब आपको डेज कैसे निकालने हैं ये देखो। उन्होंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर ये दिन रखे। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपको डेट ऑफ परचेज तो लेनी है, डेट ऑफ सेल नहीं लेनी। तो आपकी परचेज डेट क्या थी? डेट ऑफ परचेज जनवरी 1 थी, ये लेनी है। तो जनवरी में आपके टोटल डेज क्या हो गए? 31 डेज आपकी इन्वेस्टमेंट रही। सपोज फरवरी था 28 का, मार्च था 31 का, अप्रैल था 30 का, मई था 31 का, जून था 30, जुलाई 31, अगस्त 31। सितंबर में आपने डेट ऑफ सेल नहीं लेनी। तो सितंबर 5 को आपने दिया, तो सितंबर के कितने दिन लोगे आप? 4 डेज लोगे। ये ध्यान रखना है एग्जाम में। डेट ऑफ सेल का मतलब है उस दिन आपको पैसे मिल गए, और डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब उस दिन से आपकी इंटरेस्ट शुरू होगा। तो आपको 5th डे का इंटरेस्ट काउंट नहीं करना। अब आप इनको टोटल डेज काउंट करोगे। ये क्या है अब? टोटल डेज। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस आपकी टोटल डेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आएंगे।
तो आप इसको एक बार कैलकुलेट करो फटाफट, कितने दिन आ रहे हैं ये आपके 31 डेज जनवरी के प्लस 28 प्लस 31 मार्च के प्लस 30 अप्रैल के प्लस 31 मई के प्लस 30 जून के प्लस 31 जुलाई के प्लस 31 अगस्त के प्लस 4 सितंबर के। ये आपके टोटल आ गए 247 डेज, ये निकले आपके। तो अब आपको इसको एनुलाइज नहीं करना, अब आपको ये रिटर्न एनुलाइज नहीं मिली, आपको ये रिटर्न कितने दिन में मिली है 240 डेज में मिली है ना। तो आपको ये 240 डेज के हिसाब से अब इसको कैलकुलेट करके उसके हिसाब से बताना है कि इनको एक्चुअल यील्ड क्या रिसीव हुई होगी। तो बता सकता है कि कोई कैसे करोगे आप इसको, कोशिश करो। हाँ जी, देखो मैं अगर अब यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ यील्ड, आपको 3 रुपये का ROI निकाल रहे हो आप, 3 रुपये का प्रॉफिट आया है कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट पर 95 पर। इसको परसेंटेज में कैलकुलेट के लिए 100 करोगे तो ये आप कैलकुलेट कर दोगे तो पर एनम आ जाएगी। तो आपको इसको कितनों में करना है वापस कि आपने इन्वेस्ट कितने दिन किया है 247। तो जब आप, अगर मैं इसको ब्रेक करके भी करूं, मैं पहले ब्रेक करके सिखाता हूं फिर फॉर्मूले में डाल दूंगा। आप 3 रुपये पर अगर ये निकालोगे तो देखो क्या आ रहा है, 3 रुपये डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्या रिटर्न आ गई जी आपकी 3.1578%। ये आपकी रिटर्न आई। अब आपको ये तो आएगी आपकी पर एनम निकल आई, बट आपको इसको कितने दिन की निकालना है 247 डेज की। तो इसकी यील्ड निकालने के लिए 3.1578 को आप डिवाइड करोगे 247 से और मल्टीप्लाई कर दोगे 365 से। तो अब देखो जी क्या आता है, क्या आया, ये आपकी रिटर्न आ गई 4.666%। ये आपकी रिटर्न आई 247 डेज की। अब बैलेंस दिन की किसके पास चले जाएंगे, अब अगर आपको मिस्टर बी की निकालने को दे दी जाए तो मिस्टर बी की जब निकालेंगे तो बचे हुए 365 डेज में से क्या चले जाएंगे, वो बाकी डेज मिस्टर बी के चले जाएंगे, वो रिटर्न उनको बी को मिलेगी। इन केस अगर आपको मिस्टर बी की भी रिटर्न निकालनी हो, पहले यहां तक बात समझ आई जी सबको अच्छी तरह से, ये क्लियर हुआ। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, हमने क्या किया, मिस्टर ए ने शेयर्स लिए, टी बिल लिए 95 में और पूरे साल रखते तो 100 मिलते, बीच में उन्होंने 98 में सेल कर दिए तो उनको 3 रुपये का प्रॉफिट मिला। 3 रुपये का प्रॉफिट मिला उनको, उनकी रिटर्न इन्वेस्टमेंट 95 पर, तो उनकी ये रिटर्न निकाली हमने 31 ये, और उसको हमने फिर डिवाइड किससे किया, उसको एक्चुअल 240 डेज लाने के लिए, क्योंकि उनकी रिटर्न कितने टाइम के लिए रही 247 डेज के लिए, तो 247 डेज में उन्होंने 3 रुपये कमाए तो उनकी रिटर्न क्या आई 4.666%, अगर वो पूरे साल इस पे एनालाइज रहते तो। सेकेंडली आपको ये ध्यान रखना है कि डेट ऑफ परचेज वाला दिन लेना है, डेट ऑफ सेल वाला दिन नहीं लेना। और अगर आपको डेटें नहीं दी हुई, मंथ दिए हुए हैं तो डेज इग्नोर कर दोगे, फिर सीधा 12 मंथ और मंथ से करोगे, फिर डेज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सपोज मैं यहाँ पर 8 मंथ लिखकर छोड़ देता, ये डेट्स ना देता आपको, तो फिर आपको सिंपल मंथ्स पे कैलकुलेट करना था, फिर डे नहीं काउंट करने थे, 12 डिवाइडेड बाय 8 हो जाता फिर। क्लियर है जी ये पॉइंट। अब बी की निकालनी होती तो कैसे निकालते आप,
तो 247 डेज के बाद के जो दिन है 365 में से माइनस करके वो बी की रिटर्न आ जाएगी। तो बी की रिटर्न कितनी आएगी, उसने ₹2 लगाए, अगर बी की रिटर्न आएगी तो बी ने 98 में खरीदा, आरबीआई उनको 100 देगा, तो उनको ₹2 मिलेंगे 98 पे, मल्टीप्लाई किससे कर दो 100 से, और मल्टीप्लाई किससे करोगे 365। अब डेज क्या बचेंगे, 247 डेज तो कौन ले गए, मिस्टर ए, तो 365 में से बचे हुए दिन कितने बचेंगे उनके पास, 98 डेज, नहीं 118 डेज। वन 118 डेज बचेंगे जी। ये किसके बचे, मिस्टर बी के, तो यहां पर आप 118 से रिटर्न निकालोगे तो मिस्टर बी की आ जाएगी। अब आओ फटाफट अपनी बुक में आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है, अगर मैंने तो इस फॉर्मूले को तोड़ दिया, बट अगर आप इस फॉर्मूले को देखो तो इन्होंने बुक में क्या किया, फॉर्मूला है 100 माइनस पी मल्टीप्लाई बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाइड बाय डी, वो यहां सरक गया है, आपको यहां लाना है। ये एक्चुअल में फॉर्मूला है, आपको इसी से करना है। और देखो मैंने भी इसको, इसी क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूं कि फॉर्मूले में कैसे पुट करना है। पी का मतलब यहां पर प्राइस है, डी का मतलब डेज, वाई ईयर, और डिस्काउंटेड यील्ड निकालनी है आपको। देखो अब ये क्वेश्चन है कि एक कोऑपरेटिव बैंक है, उसने बाय किए 91 डे ट्रेजरी बिल्स अक्टूबर 12, 2016 में, और मैच्योर कब हो रहे थे वो, दिसंबर 6 में। तो रेट कोटेड बाय सेलर इज 99.148 और 100 फेस वैल्यू है, तो मतलब ये बैंक का परचेज प्राइस क्या हो जाएगा, पी 99.1489, और उसका रिडेम्पशन कितने में करेगा आरबीआई, 100 में, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, गेन। अब हमें चाहिए डेज आपको निकालने हैं अक्टूबर 12 से दिसंबर 6 तक, अक्टूबर 12 से दिसंबर 6 तक। आओ एक बार इसको मैं क्वेश्चन में लेकर चलता हूं, फिर इसको आपके सामने हो जाएगा। देखो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बैंक है, बैंक को सेलर कितने रुपए में दे रहा है, 99.1489 में, बैंक का परचेज प्राइस है ये, और रिडेम्पशन कितने पे होनी है जो आरबीआई देगा उनको, 100 में। डेज आरबीआई ने कब बैंक ने कब खरीदे, तो उसने किस दिन खरीदे हैं, 12 अक्टूबर 16 में, और सेल किस दिन होंगे वो, 6 दिसंबर 16 में, ये सेल हो रहे हैं। अब आपको ये डेज निकालने हैं। अब देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर में 12 अक्टूबर आप पूरा लोगे तो अक्टूबर के डेज कितने आ गए, 20 डेज हैं, नवंबर के 30 डेज ये इसमें दिसंबर में आप 6 नहीं लोगे तो डे कितने लोगे, 5 डेज आ गए, तो टोटल डेज आपके कितने हो गए, 55 डेज हो गए। इन तीनों को प्लस कर दो, आप इसको नहीं लोगे, किसको लोगे, 5th डे, डेट ऑफ रिडेम्पशन हम नहीं लेंगे। तो अब इनकी रिटर्न क्या रही, यहां देखो इन्होंने कितने रुपए कमाए, इनका गेन क्या है, 100 माइनस 99.1489, तो ये इनका क्या आएगा, गेन। इस गेन में ये क्या हुआ इनका 100, और ये क्या बोला, फॉर्मूला। अब याद करो कि फॉर्मूला क्या है, एक बार मैं ऊपर फॉर्मूला लिख देता हूं, या चलो अभी पिछले हिसाब से ही करता हूं आपको, एक बार इसको कैलकुलेट करो कि क्या फिगर आई है आपकी, ये माइनस करके निकालो फटाफट। 100 को माइनस करो गेन निकालने के लिए, माइनस 99.1489, तो ये आए 0.8511, ये इनका गेन आया। अब आप इसको परसेंटेज में निकालोगे तो 0.8511 को डिवाइड किससे कर दोगे, 99.1489, क्योंकि आपकी कॉस्ट है, और ये क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 100,
तो निकालो जरा क्या आई है फिगर, 0.8511 डिवाइडेड बाय 99.1489 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आया जी 0.8584%। अब इसको डेज के हिसाब से ये क्या यील्ड आई आपकी 0.8584 को अब डिवाइड किससे करोगे 55, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 365, करो जरा। ये आएगा आपका 5.6966%, या इसको आप 5.70% भी कर सकते हो राउंड फिगर करने के लिए। अब ये तो हुआ जो मैंने आपको सिंपल हिसाब समझाया था। अब अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से चलें तो देखो जी फॉर्मूला बहुत आसान है। फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू 100 माइनस पी ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय p मल्टीप्लाइड बाय d। देखो हमारा रिडेम्पशन प्राइस क्या था 100, परचेज प्राइस क्या था 99.1489, p का मतलब परचेज डे, इसको हमने डिवाइड किससे किया था परचेज प्राइस से 99.1489। अब देखो ये पार्ट यहां तक आ गया। इसके बाद हमने क्या किया था, जो 365 से मल्टीप्लाई किया था, तो देखो 365 मल्टीप्लाई आ गया, डिवाइड किससे किया था हमने 55 से, तो यहाँ मल्टीप्लाई 55 कर दूंगा, और 100 में निकालने के लिए इसको क्या करोगे 100, इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे, तो भी आपका आंसर यही आएगा। आपको एग्जाम में फॉर्मूले से ही निकालना है, बट अगर गलती से कहीं फंस जाओ तो इसको ब्रेक करके भी निकाल सकते हो, तो भी आपका आंसर 5.70 ही आएगा। क्लियर हुआ जी ये? तो बहुत ही सिंपल है, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, तो ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। लॉजिक लगाओ और अपने आप को इस सिचुएशन में डाल दो कि मैंने अगर ये लिए होते तो क्या होता। तो मेरा परचेज प्राइस क्या है, मैंने दिए कितने, मुझे कितने मिले, और मेरे को रिटर्न कितने निकालनी है, जितने मैंने दिए उसके ऊपर क्या कमाया, उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, आपकी रिटर्न आएगी। बट अगर डेज दिए हुए हैं तो आपको डेज में करना है, अगर मंथ है तो 12 मंथ 4 मंथ, आप सीधा मंथ कर दोगे। डेज लोगे तो ध्यान रखना डेट ऑफ परचेज लेनी है, डेट ऑफ सेल नहीं लेनी। फ्री के नंबर हैं, कहीं भी ये प्रैक्टिकल मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, इसको आप नोट कर लो। आपने ये नोट हो गया था आपका, ये भी हो गया, ये आप नोट कर लो, फिर इसको क्लोज करते हैं। तो अब आप ये नोट करते रहना साथ साथ। अब देखो बुक में हमने कहाँ तक कर लिया, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ऑक्शन ऑफ टी बिल, ये थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करनी है। अब मैंने थ्योरी आपको समझा दी। मल्टीपल प्राइस में क्या था, ऑल बिड्स इक्वल टू और अबव द कट ऑफ प्राइस आर एक्सेप्टेड, हाउएवर बिडर हैज टू ऑब्टेन टी बिल एट द प्राइस कोटेड बाय हिम। देखो इसकी थ्योरी में मैंने क्या बताया था कि 95, 94, 93, 92.75, याद करो ये वाली टेबल जो हमने निकाली थी ये ऑक्शन की। तो हमने कितने पे इसको क्या बोला था, हमारा ये क्या निकल कर आया था, दिस इज कॉल्ड कट ऑफ यील्ड। ये कट ऑफ यील्ड निकली थी आपकी। तो अगर हमने सबको अलग अलग रेट पर दिया तो वो कौन सा ऑक्शन था, मल्टीपल प्राइस। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ऑल बिड इक्वल और अबव द कट ऑफ प्राइस आर एक्सेप्टेड। तो मैंने इस एग्जांपल में क्या किया था, कट ऑफ प्राइस से ऊपर वाला देखो कॉलम मैंने क्या किया, एक्सेप्टेड, और ये क्या की थी मैंने, रिजेक्टेड। नीचे वाली कट ऑफ प्राइस से नीचे वाली पे रिजेक्टेड लिखा हुआ है। तो ये थ्योरी में आपको अब समझ आएगा, और ये मेथड फॉलो होता है नॉर्मली 364 डेज में, और इससे कम की करते हैं तो कट ऑफ प्राइस पर बिड एक्सेप्ट होती है, साथ में वो कह रहा है एट द कट ऑफ लेवल, मतलब सबको एक ही रेट पर मिल रही है तो वो क्या आएगा एट द कट ऑफ प्राइस, और सबको अलग अलग रेट मिल रही है तो जो बिड ने बिडर दिया था उसको उसके हिसाब से अलॉटमेंट मिल जाएगी।
तो ये पहले से आरबीआई कह के चलेगा कि क्या ऑक्शन होनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी करनी है, बार बार आई हुई है। बेनिफिट्स में करा चुका हूं, ये एग्जाम्पल और एक दिया हुआ है, आप इसको ट्राई करोगे आपको पता चल जाएगा, इसमें रिटर्न वगैरह सब कुछ निकाल के दी हुई है, आपको एक एग्जाम्पल के लिए है कि कौन सा ऑप्शन बेटर है। ये देखो बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं इसको, लास्ट टाइम जून 19 में भी ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है सेम पैटर्न पे जो मैंने आज कराया है, इससे पहले एक ये भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं प्रैक्टिकल्स के। ठीक है जी, आज यहाँ तक इतना करो, नेक्स्ट क्लास से फिर आगे का शुरू करेंगे।